कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, संभवी नाम है आपका? यस सर। ओके, कहाँ से हो आप संभवी? सर आई एम फ्रॉम बिहार। कहाँ से? बिहार। ओ, बिहार से। अभी आप बिहार में हो? नहीं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा, अभी आप दिल्ली में हो। ओके, ठीक है, बढ़िया। मैं भी ओरिजिनली एक्चुअली झारखंड से ही हूँ। तो बताओ कैसी चल गई आपकी नीट की पेपर इस बार? प्रॉपर हो ना आप? यस सर, अभी तो ठीक ठाक ही गया, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरे बन गए थे 434 मार्क्स। 434? अब तो काफ़ी मुश्किल होगी फिर। तो ड्रॉप लेने का देख रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है। तो आपका ये 12th का पेपर कैसा हुआ है? 12th अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? चलो बढ़िया। हम्म। तो आप जो अपनी तैयारी है कैसे कर रहे थे नीट की तैयारी? आपने 11th में आकाश आकाश ज्वाइन किया था मैंने। आकाश ज्वाइन किया था ऑफलाइन? हाँ ऑफलाइन। तो वहाँ पे कैसी तैयारी करवाई जा रही थी, मतलब क्या डिफिकल्टीज वगैरह फेस कर रहे थे, या फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली में, या सब कुछ ठीक था? थोड़ा लेट मी नो। बेसिकली फिजिक्स तो मतलब मेरी वीक है ही शुरू से, तो मतलब वहाँ पे समझाते तो अच्छे थे, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने डाउट नहीं पूछा, और मतलब फिजिक्स से थोड़ा भागने वाली प्रॉब्लम थी ना, मैंने फिजिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया शुरू से। मतलब एकदम 11 से ही? हाँ बिल्कुल तो 11। कुछ तो हुआ होगा ना 12th कि आपकी फिजिक्स से दुश्मनी हो गई, नहीं अचानक से तो नहीं होती। कुछ फिजिक्स तो हुआ पसंद होगा। ही नहीं है इसलिए। हाँ? फिजिक्स पसंद ही नहीं है ना इसलिए। मैथ से भी भागते होगे फिर? हाँ। चलो देखो, फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। हम्म। और फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स तो मुश्किल होती है, क्योंकि कंसेप्ट तो चलो आप समझ जाओगे, लेकिन जब आप उसको न्यूमेरिकल में अप्रोच करने जाओगे तो फिर वहां पे तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगेगा ही ना, हम्म। है ना? कोई नहीं, और हाँ, बाकी केमिस्ट्री बायो वो सारे आपके सही हैं। वो सब ठीक है। मतलब फिजिक्स से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, चलो ठीक है, मैं समझ गया। देखो, फिजिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। अभी कैसे मैं बताता हूँ आपको। आप दिन से रात तक, सोने से जगने तक, जब भी आप फिजिक्स का ही यूज हो रहा है, हमारे आसपास जितने भी चीज़ है अपन को उसको फिजिक्स से रिलेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे दरवाजा खुल रहा है, लग रहा है, ठीक है। अब कभी आपने नोटिस किया, थोड़ा सा फिजिक्स में आपका थोड़ा इंटरेस्ट जगाने की अपन कोशिश करते हैं, उसके बाद कोई टॉपिक चालू करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपके घर में डोर वगैरह तो आपने खोला बंद हजारों बार किया होगा। सपोज करो ये डोर है, ठीक है, इधर हिंज लगा हुआ है, 1 2 3, ठीक हम्म। है? अगर ये डोर है, अगर इसको यहाँ से आप खोलते हो, ठीक है? हम्म। एक केस, पहला केस यहाँ से खोले, दूसरा केस यहाँ पे फोर्स लगा के खोले, समथिंग बीच में या थोड़ा और अंधी अंदर जाके, आप कौन से केस में दरवाजे को आसानी से खोल पाए? ऐसा कभी फील हुआ कभी? पहले वाले केस में। पहले वाले केस में अगर नहीं फील आ रहा होगा तो घर में वॉल तो जरूर होगा, वॉल नहीं होगा विंडो होगा, एक बार ट्राई करके देख लो कि कैसा होता हम्म। है ना? तो पहले वाले केस में आसानी से खुल पा रहा है। अच्छा, कभी सोचा कि ऐसे क्या है इसके पीछे का रीजन? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट? फोर्स फोर्स का एंगल। फोर्स? फोर्स का एंगल। फोर्स का एंगल? फोर्स का किससे एंगल? फोर्स का एंगल ऑब्जेक्ट से।
ऑब्जेक्ट पे, ऐसा क्या? तो अगर एंगल पे क्या फोर्स लगा रहे हो उस पे मैटर कर जा रहा है। सॉरी। कौन सा एंगल पे फोर्स लगा रहे हो मैटर कर रहा है। हाँ। चलो ठीक है। तो खैर एंगल अभी छोड़ो, एंगल रियली में मैटर करता है कि कौन सा एंगल से फोर्स लगा रहे हो, लेकिन मान लो कि एंगल मैंने 90 डिग्री ही रखी है, 90 डिग्री ऐसे ही, मतलब पूरा एकदम ऐसे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री रखी है, तो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है? एंगल तो दोनों केस में मैंने 90 डिग्री रखी दरवाजे से। देखो, तो एक्चुअली में इसमें टॉर्क काम करता है, ठीक है। टॉर्क तो आपने रोटेशन वाले चैप्टर में सीखा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बेसिक का एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सीलरेशन। क्या क्या क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सीलरेशन। आई, अच्छा वो तो ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू, आर चार्ज क्रॉस है, इनटू इलेक्ट्रिक आर क्रॉस है, फील्ड। अच्छा। आर क्रॉस है, यही करते हो ना, थोड़ा सा फील करवाते हैं आपको। अच्छा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप लेके आए हो क्या अपने तरफ से कि आपको वो पढ़ाना है, क्या है मेरे को? फिर अपन उसी से चालू करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। फिर कोई भी टॉपिक आपका, जो भी आपको पढ़ने का मन हो, कोई चैप्टर ना समझ में आया हो, या कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी। आज डेमो ग्रेविटेशन। हाँ ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन अपन वही चालू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये दरवाजा रखा है, इधर हिंज किया हुआ है, ठीक है। अब इस दरवाजे का जो मतलब चौड़ाई अगर बोला जाए यहाँ से यहाँ तक, सपोज करो कि 1 मीटर है, ठीक है। आपने जो फोर्स लगाया है पहले कंडीशन में यहाँ पे लगाया है, सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो टॉर्क इज बेसिकली आर क्रॉस एफ होता है। इसके बारे में डिटेल में रोटेशन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल समझो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट केस में अगर टॉर्क की वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा? 1 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। अगर अदर कंडीशन में यहाँ पे अपन फोर्स लगाए, ठीक है, अभी भी 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर, मतलब ये वाला डिस्टेंस 0.5 मीटर, जहां पे हिंज किया वहां से 0.5 मीटर पे लगा रहे हैं, तो टॉर्क 2 की वैल्यू बता सकते हो? 0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन मीटर। कौन से टॉर्क की वैल्यू ज्यादा है? टॉर्क 1, टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क 2। इसीलिए फर्स्ट केस में दरवाजे को रोटेट करना आसान हो रहा था, क्योंकि टॉर्क ज्यादा था। जितना ज्यादा टॉर्क उतना अच्छे से रोटेट होगा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेशनल मोशन देते हो, मतलब स्ट्रेट पाथ में मूव करा रहे हो, ऐसे 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 कुछ भी, मान लो ये यहाँ पे रखा हुआ, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में ये मूव किया यहाँ से यहाँ। आप इसके बिहाइंड का रीजन क्या है? ये अपना पोजीशन क्यों चेंज किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोशन? सोच रहे हो? मतलब यहाँ से उठाया, यहाँ ले गया, है ना, यहाँ से उठाया, यहाँ से ले गया, इसमें कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं है। यहाँ से उठाया, यहाँ को ले गया। काइनेमेटिक्स में ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल। बताओ, इसके बिहाइंड जब ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया है, तो इसके बिहाइंड का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोशन? आपका कैमरा नहीं दिख रहा। कैमरा नहीं दिख रहा है? एक सेकंड, अभी देख पा रहे हो क्या?
कैमरा नहीं दिख रहा है। अभी हाँ अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है। हाँ ठीक है, इतनी देर से मेरा कैमरा नहीं दिख रहा था। नहीं, अभी आपने स्क्रीन शेयर किया था ना, तो उस समय नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से यहाँ गया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो इसके बिहाइंड का रीजन क्या है? ये क्यों जा पाया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक? बता सकते हो आखिर क्या रीजन था इसके पीछे का, कैसे गया? ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन तो इसने किया, लेकिन क्यों किया? क्यों किया आखिर, क्या था? क्यों चला गया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक? वही मैं जानना चाहता। यस करेक्ट, फोर्स। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आपने जो फोर्स लगाया है उसके कारण गया। तो जब ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? फोर्स। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं रोटेट करा दूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल इफेक्ट जो है वो टॉर्क के कारण आता है। जैसे फोर्स काम करता है बॉडी को स्ट्रेट पाथ में मूव कराने का, टॉर्क काम करता है बॉडी को रोटेट कराने का। ठीक है, तो दरवाजा जब आप बंद करते हो या खोलते हो तो वो रोटेट करता है ना, इसलिए वहां टॉर्क का कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा टॉर्क होगा वो उतना अच्छे से रोटेट करेगा। जैसे जिसमें इसमें ज्यादा फोर्स लगाए तो बहुत तेजी से मूव करेगा, धीरे धीरे फोर्स लगाए तो धीरे धीरे मूव करेगा। ऐसे ही टॉर्क ज्यादा होगा तो अच्छे से रोटेट करेगा, टॉर्क कम होगा तो धीरे धीरे रोटेट करेगा। क्या ये बात समझ में आया? बताओ अब कितना इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को फिजिक्स में ना मजा आए। ठीक है, अब जैसे एक और फील करवाते हैं आपको। आपने कभी बाइक वगैरह में बैठा है पीछे वाले सीट पे? तो कभी ऐसा फील किया हो क्या कि अगर बाइक अगर अपना स्पीड गेन कर रहा है, ठीक है, तो आपका मूव करने का टेंडेंसी किधर होता है? उसके अपोजिट। पीछे या आगे? बाइक स्पीड गेन करता है नहीं, बोलो। हाँ हाँ। अच्छा नहीं फील आ रहा होगा। अच्छा कभी लोकल ट्रेन में बैठे हो या बस वगैरह? लोकल ट्रेन में कभी ऐसा फील किया है, कोई स्टेशन पे, चलो आपने लोकल ट्रेन पे उठा है और ट्रेन जो है आगे एक्सिलरेट कर रहा है, धीरे धीरे स्पीड गेन कर रहा है अदर प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए। तो जब वो स्पीड गेन कर रहा होता है तो आपका मूव करने का टेंडेंसी किधर होता है? ट्रेन जिधर मूव कर रहा है आगे जा रहा है उधर, या पीछे? पीछे। पीछे। चलो अभी अच्छे से आपको फील आया। तो ऐसा सोचा है क्यों पीछे क्यों चले गया, आगे क्यों नहीं गए? लॉ ऑफ इनर्शिया का जैसे ना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब जिस पे फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसके अपोजिट मूव करे। नहीं, इनर्शिया ये बिल्कुल भी नहीं होता। इनर्शिया होता है क्या? इनर्शिया, किसी भी बॉडी का इनर्शिया ये चाहता है कि बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करे। जैसे आप जैसे होता है ना कि जब आप सोए रहते हो, ठीक है, तो आपका इनर्शिया क्या है? मस्त एकदम सोया हुआ रेस्ट हो रहा है ना। तो जब पापा जगा देते हैं सुबह सुबह तो कैसे परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो वही है कि इनर्शिया क्या चाहता है ना, जैसे आपका बॉडी का इनर्शिया जिस स्टेट ऑफ मोशन में आप हो वही मेंटेन करो। अगर उसको कोई चेंज करेगा तो फिर इनर्शिया परेशान हो जाएगा। इसीलिए आप भी परेशान हो जाते हो जब कोई उठा देता है तो, ठीक है, उठने का मन नहीं है, उठा दिए अभी, है ना। तो बेसिकली समझिए स्टेट ऑफ मोशन, इनर्शिया ये चाहता है कि बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहे। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मूव कर रहा है तो मूव करते रहे। तो खैर इनर्शिया का कंसेप्ट अलग है। वहां पे भी आप इनर्शिया का कंसेप्ट लगा सकते हो कि बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करना चाहता है, लेकिन वहां से फील नहीं आता है। एक्चुअली वहां एक सूडो फोर्स की कंसेप्ट आती है। सुने हो सूडो फोर्स, है ना? तो याद सूडो नहीं है। याद नहीं है?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। याद नहीं है अपन। एक्चुअली में वहां सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगता है, सूडो फोर्स के हेल्प से उसको अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर एक्चुअली क्या होता है ना कि जिस फ्रेम पे आप बैठे हो वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हो, जैसे ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रहा था, ट्रेन के फ्रेम में आप बैठे हो, तो जिधर एक्सेलरेट कर रहा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम या जो भी फ्रेम आगे एक्सेलरेट कर रहा है, उस फ्रेम पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्चुअली ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रहा था और आप ट्रेन पे क्या एक ऑब्जेक्ट हो तो आप पे फोर्स पीछे लगेगा, तो आप पीछे मूव करने का आपका टेंडेंसी रहता है। तभी हम लोग को कुछ पकड़ वकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो उधर गिर जाते हैं। और जैसे ही अदर स्टेशन पे पहुंचने वाला आता है ट्रेन मारता है ब्रेक। जब ब्रेक मारता है तो आपका मूव करने का टेंडेंसी किधर होता है? जब ब्रेक करता है, ब्रेक मारता है आगे की तरफ। ऐसा क्यों आगे की तरफ? क्योंकि जब ब्रेक मारा है तो रिटार्डेशन हुआ है ना, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर आगे मूव कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है, तो इधर से मेरे को फोर्स लगाना होगा, तभी तो ये धीरे 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 अपना स्पीड को कम करेगा। इसका मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो उस समय जब ट्रेन ने ब्रेक मारा था तो उसमें रिटार्डेशन हुआ, उस समय उस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था जिधर वो मूव कर रहा था। फोर्स अपोजिट में था तो आप पे फोर्स किधर लगेगा? उसके अपोजिट में आगे, इसलिए आप आगे मूव किए। ठीक है, तो ये सब होता है। तो बेसिकली ये तो खैर मैं 11th के ही बच्चे को बताता हूँ जब वो जस्ट फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। बट कोई नहीं, आपका थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए अपन ने ट्राई करा है। बट कोई नहीं, अब एक घंटे में तो अपन उतना नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है। तो ये सारी चीज है। बेसिकली समझने का ये बात है कि फिजिक्स से मजेदार कोई टॉपिक हो नहीं सकता। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजे में पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा भागना नहीं है, थोड़ा सा डील करिए, मजा आएगा फिर। ठीक है, चलिए। बिकॉज जो आपके आसपास चीजें हो रही है उसको आप रिलेट करोगे तो कैसे नहीं मजा आएगा। आसपास जो भी चीजें हो रही है जब आप उसको फिजिक्स के हेल्प से रिलेट कर पाओगे तो मजा आना ही आना है, नहीं आने की तो बातें नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके ग्रेविटेशन टॉपिक पे। ठीक है, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? टॉपिक डाली ग्रेविटेशन। स्पेलिंग सही है ना ग्रेविटेशन का? नहीं नहीं। आई ठीक है, अब ठीक है। चलिए, तो ग्रेविटेशन में एकदम बेसिक चीज पे चलते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, अब इसको छोड़ दिया, तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ, अर्थ का फोर्स। अर्थ अट्रैक्ट करती है। अर्थ रिपेल क्यों नहीं करा? अर्थ रिपेल भी तो कर सकता था, आखिर अट्रैक्ट ही क्यों किया? अर्थ रिपेल क्यों नहीं किया? रिपेल करने से दुश्मनी है क्या? ऐसी क्या बात हो गई कि अट्रैक्ट नहीं करा? मतलब अट्रैक्ट ही करा, रिपेल का ही नहीं करा। जब तक क्यों नहीं सोचोगे तब तक मजा नहीं आएगा फिर, है ना? सोचना होगा थोड़ा सा, क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि अट्रैक्ट ही किया, रिपेल क्यों नहीं करा? है? नहीं पता। नहीं पता। देखो, दुनिया में कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा ये ऑब्जेक्ट लिया, दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा। तो कोई भी मास से इस दुनिया में एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करता है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, वीकेस्ट फोर्स इन दिस नेचर है। सबसे ज्यादा वीक फोर्स क्या? ग्रेविटेशन फोर्स है, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं दिख पाता है। लेकिन एज ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है, आगे सिखाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में।
जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो अर्थ तो काफी बड़ा है ना, अर्थ के बड़ा होने के कारण ये ऑब्जेक्ट और अर्थ एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए अट्रैक्शन हो रहा है, रिपेल नहीं हो रहा है। ये लॉ ही है कि दो मासेस अट्रैक्ट ही करेगा। तो जब दो मासेस अट्रैक्ट ही करेगा तो अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। एज अर्थ का साइज बहुत बड़ा है इसलिए वहां पे ग्रेविटेशन का इफेक्ट दिखता है। इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट नहीं दिख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। समझ में आई बात? अर्थ का साइज काफी बड़ा होता है। तो रीजन क्या है इसके बिहाइंड का, कि कोई भी दो मासेस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट क्या बात है कि दो मासेस के रिस्पेक्ट में समझते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में भी सेम कंडीशन होगा। जैसे ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये मोबाइल जो है इस हेडफोन को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से ये हेडफोन भी इस मोबाइल को अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कोई अलग फोर्स नहीं होगा। क्यों? एक एक चीज अच्छे से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन में लिखाऊंगा अभी, ठीक। और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल, समझ में आया? आपके नीट के पेपर में करा दूंगा मैं वो क्वेश्चन आप, सेम फोर्स से अट्रैक्शन वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। चलिए, तो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है? एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ सीखे हो? बताओ थोड़ा न्यूटन का थर्ड लॉ। Every action has an equal and opposite reaction. अच्छा, चलो ठीक है। तो एक तो एग्जांपल देते हैं, आप थोड़ा बताना उसको कि क्या उसमें एक्शन कौन है, रिएक्शन कौन है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका जो है, आपका कोई सहेली वगैरह तो जरूर होगी, झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं? हाँ, हो जाता है ना। तो मान के चलो किसी दिन अच्छा खासा झगड़ा हो गया, ठीक है, हाथापाई की बात आ गई, ठीक है। तो अगर आपने मान के झगड़ा हुआ तो आपने उनको समझ करो कि एक घूसा लगाया, ठीक है। आपके दोस्त भी जो है, आपकी सहेली भी है, कमजोर नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रांग है, तो उसने भी लगाया आपको एक घूसा। तो इसमें आप बता सकते हो क्या कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर क्या है? एक्शन जो पहले मैंने किया वो है, और रिएक्शन में भी एक्शन मेरा था जो मैंने किया, और रिएक्शन जो उसने किया वो है। अगर ये बात मेरे को 12th पास आउट स्टूडेंट बोलेगा तो फिर आप भरम में जी रहे होगी। ये एक्शन एंड रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं, अपन सीखेंगे। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि सपोज करो कि ये आपकी फ्रेंड है, ठीक है, आपने लगाया एक घूसा, ठीक है, ठीक है। तो आपने जब एक घूसा लगाया तो आपने कुछ फोर्स उसके बॉडी पे लगाया, उसके बॉडी को चोट लगा। क्या आपके हाथ को भी चोट लगा था क्या? अगर नहीं फील हुआ है तो सपोज करो ये वाल आपकी सहेली है, ठीक है, ये मस्त ऐसे मारा है, ठीक है। अगर मारे हो वाल पे तो वाल को चोट लगा, क्या आपके हाथ को भी चोट लगा? आपके हाथ को चोट लगा क्या? लगा ना। जितना तेजी से आप मारोगे वाल को उतने तेजी से आपके हाथ को भी चोट लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी कोई फोर्स लगा रहा है। वो भी तो फोर्स लगा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है? वही है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। जब आपने अपने सहेली के बॉडी पे ऐसा फोर्स लगाया ना, उसके बॉडी ने भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आपके हाथ पे लगाया है। तो एक्चुअली में ये एक्शन एंड रिएक्शन है कि आपने किया एक्शन और उधर से आया रिएक्शन, या फिर आपने किया रिएक्शन और उधर से आया एक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई भी एक्शन और रिएक्शन हो सकता है। वो एक्शन नहीं है कि आपने एक्शन रिएक्शन नहीं, आपने लगाया दे एक मुक्का, उधर से उसने दिया, ये और एक्शन एंड रिएक्शन बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं।
कंडीशन बता देते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन सेम टाइम पे होना चाहिए, एकदम सेम मोमेंट पे। मतलब अभी एक्शन, तुरंत इसका रिएक्शन आना चाहिए। वो 1 मिनट बाद, 2 सेकंड बाद आपके दोस्त ने जो मारा है घुसा ना, वो नहीं है एक्शन एंड रिएक्शन, क्योंकि वो सेम टाइम पे तो नहीं आया ना। अभी 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 आपने मारा, 1 सेकंड बाद उसने मारा होगा, सेम मोमेंट पे नहीं आया, नहीं आया ना। तो हाँ, लेकिन जैसे ही आपने उसको मारा है तो उस समय उसके बॉडी ने आपके हाथ पे फोर्स लगाया, वो तो सेम मोमेंट पे हुआ था ना, सेम इंस्टेंट पे हुआ था ना। और जितना तेज मारोगे उतना तेज आपके हाथ को भी चोट लगेगा, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड का होता है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उसके बॉडी ने भी आपके हाथ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। आपने अगर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो रिएक्शन उसका लेफ्ट डायरेक्शन में मिलेगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग। इधर पे फोर्स लगाए तो इसी लाइन में इसका रिएक्शन आएगा, दूसरा लाइन से नहीं आएगा, एक लाइन पे। एनएलएम में इसको खैर डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसकी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, बेसिक सा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ इधर साइड में बता दें। न्यूटन थर्ड लॉ क्या क्या सिखाया? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिर्फ ये स्टेटमेंट बोलने से न्यूटन का थर्ड लॉ जस्टिफाई नहीं होता है, इसके साथ 4-5 जो पॉइंट बताया है वो भी लगना चाहिए, ठीक है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक और क्या होगा कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट सेम टाइम, ठीक है। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट हैव ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन सेम लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग एक्ट होना चाहिए। बोथ एक्ट्स इन सेम लाइन ऑफ एक्शन, both act in opposite direction, in opposite direction, ठीक है। अगर आप राइट साइड एक्शन कर रहे हो तो उसका रिएक्शन क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। नेक्स्ट, कि एक्शन एंड रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, बिकॉज वो एक्शन एंड रिएक्शन आर वेरी फास्ट प्रोसेस। तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है इसमें, कौन एक्शन होगा कौन रिएक्शन होगा। तो किसी को भी एक्शन और रिएक्शन बोल सकते हो ना। एज एक्शन एंड reaction are a action and reaction is a fast process, so we cannot identify which one is action and which one is reaction। क्या है, बात समझ में आया? क्लियर है? अब समझ में आ गया ना एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि किसको एक्शन और किसको रिएक्शन बोलेंगे। चलिए, तो अब अपना ग्रेविटेशन वाले में आते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जहां भी जाओ न्यूटन से तो घुस ही जाते हैं, नहीं?
इधर भी जाओ, फिजिक्स में न्यूटन हमेशा मिलेगा। चलो, न्यूटन, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। अगर आप लिख लिए हो क्या? वो वाला लिख लिया मैंने। लिख लिया? हम्म। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझिएगा, है ना। वो लिखने का कोई हड़बड़ी नहीं होता है कि छूट गया तो मैं नहीं लिखने दूंगा आपको, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में कुछ बता पाओगे क्या? वही जो होता है फोर्स directly proportional to two masses and inversely proportional to the square of distance between them. करेक्ट, है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली हो गया, मान लो ये मासेस m1 है, दूसरा मासेस m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ masses will attract each other. This is force on one due to two. This is force on two due to one. ठीक है, क्या हो गया? दिस इज फोर्स, समझिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 एंड f21 क्या हो गया? फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1, है ना। एंड f1 2 एंड f21 दे आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, एकदम इंपॉर्टेंट है। कोई भी फोर्स जो है एक्शन एंड रिएक्शन पेयर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। कोई फोर्स ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पेयर में एग्जिस्ट ना करे, समझ बात। कोई भी फोर्स आपने जो पढ़ा है, ठीक है, तो एवरी फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे F12 एंड F21 बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, क्लियर है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। और जब एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है तो दोनों फोर्स तो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, है ना। डायरेक्शन भी अपोजिट है, देखो F12 का डायरेक्शन इधर है, F21 का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है क्या? दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है क्या? देखो सेम लाइन के अलॉन्ग ही एक्ट कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि एक ऊपर एक्ट कर रहा है दूसरा नीचे एक्ट कर रहा है, सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है, सेम ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट हो रहा है। तो थर्ड लॉ का सब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, सेम इंस्टेंट पे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है, क्लियर है? चलिए, तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, F12 इज इक्वल टू F21, है ना, इज इक्वल टू F लिख दो। Now, according to the Newton's third law, this force is directly proportional to the multiplication of m1 and m2, and this force is inversely proportional to the square of distance between both masses. So F is directly proportional to the m1 into m2 by r का स्क्वायर, क्लियर है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो g की वैल्यू आएगी g m1 m2 by r का स्क्वायर, क्लियर है? इस g का वैल्यू कितना होता है? 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी का स्क्वायर होगा, ठीक है।
तो ये हुआ तुम्हारा जी की वैल्यू। जी क्या है तुम्हारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल, क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन अब करते हैं, है ना। लिखो, टू मासेस two equal masses are separated by distance or force of attraction between them is F, capital F. If distance between them is increased to twice, find new force between them. एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है। 2F 4F F/4, ऑप्शन डी है F/, बताइए। F/4। करेक्ट, एकदम आसान था। लिख लिया क्या क्वेश्चन आपने? Yes। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों का मास क्या है? सेम। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? आर। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज एफ, if mass of m2 is increased by m/2, find new force between them। ट्राई करो। ये ऑप्शन
करेक्ट, एकदम इजी था। हम्म, चलिए, if 25% of one mass is transferred to other, find new force between them। तभी GMR² वो उसके फॉर्म में बताना है, ठीक है। हम्म, तो ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन नहीं, G और M ऐसा पूरा फॉर्म में बताने का। कितना आ रहा है? तो हम्म, इतना नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? ट्राई करो थोड़ा। कैसे करने की कोशिश कर रहे हो? 1/4 मास को ऐड करके। बिल्कुल। तो एक कोई भी मासेस में 1/4 25% मतलब क्या हुआ? M/4 मास को सब्ट्रैक्ट करो एक में और दूसरे में ऐड कर दीजिए, वही करोगे ना। हम्म, कितना मासेस बचेगा? अगर एक से सब्ट्रैक्ट करो तो उसका मास कितना बचेगा? M - M/4, 3/4। दैट विल बी 3M/4। दूसरे में ऐड करोगे M + M/4, दैट विल बी इक्वल टू 5M/4। हाँ तो दोनों मासेस पता चल गया तो आंसर नहीं निकलेगा? हाँ। बताओ कितना आ रहा है? ऐसे 2x। डायरेक्ट बोलो। 2x मतलब। F? हाँ है। नहीं नहीं, F की वैल्यू तो बताओ। अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो ठीक। 16/15 M²/R², 15/16 M²/R²। ऑप्शन सी है 16G M²/R², डी है। अब ट्राई करो एक बार। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आ गया करेक्ट। तो उस समय कैसे ला रहे थे फिर? मैंने ऐड कर दिया था। ऐड कर लिया ना। मल्टीप्लाई करना था। हाँ, तो मल्टीप्लाई ही ना करोगे? फोर्थ के लिए तो मल्टीप्लाई ही करना होगा ना। नहीं नहीं, मैंने ऐड कर दिया था गलती से। चलो कोई नहीं, कोई डाउट है इसमें क्या? नहीं। देखो, एक तुम्हारा नीट के पेपर में कितना आसान क्वेश्चन आया था।
फाइंड रेशियो ऑफ फोर्स ऑन both masses। ऑप्शन ए है 1:2, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 1:1, ऑप्शन डी है 3:1। मतलब इसमें कलम भी नहीं उठाना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। 1:1 करेक्ट। 1:1 क्योंकि दोनों पे तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्शन रिएक्शन पे है ना। 1:2 F21 अगर दोनों का रेशियो देखा जाए तो क्या होगा, 1:1 ही होगा ना। चलो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एकदम फेमस क्वेश्चन है। फाइंड रेशियो ऑफ with which mass m must be break so that force acting is maximum if distance remain constant। मतलब एक मास लिया है, उसको दो भाग में ऐसे ब्रेक करना है कि कैसे रेशियो में ब्रेक करोगे कि फोर्स जो होगा बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। ऑप्शन भी दे देते हैं 3:1, 2:1, 1:1, 1:2। कैसे करोगे? अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका कैसा है, कर लेते हो? ये क्वेश्चन दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल सिंपल मेथड जो रहता है, 8वां 9वां क्लास का बच्चा भी उस मेथड से कर लेगा, और एक डिफरेंशिएशन मेथड से भी कर सकते हो जो 2 स्टेप में आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर नहीं आ रहा। देखो पहले एक सिंपल वाला मेथड आपको इसमें बताते हैं। मेथड 1 एकदम सिंपल मेथड, इसमें कुछ भी ट्रिक वगैरह जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ये कैपिटल मास एम लिया, अब इसको क्या करने का है, ब्रेक करने का है। ब्रेक करोगे, सपोज करो
इधर जो मास इसका लिए m लिए, ठीक है, m1, m2 कितना हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m होगा। अब इन दोनों मासेस को क्या रखा है, बोला है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे, ये m1, ये m2, both will attract each other with same amount of force। ये जो फोर्स की वैल्यू होगी इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई r का स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीज है, g तो कांस्टेंट ही होता है, r भी क्या बोला है, r भी बोल दिया है कि कांस्टेंट है, r को चेंज नहीं कर सकते। तो जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 एंड m2। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इस रेशियो में डिवाइड करो कि उसका मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम हो जाए तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। सपोज करो लेट कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। टेबल एक बनाते हैं, इधर m1 ले लिए, इधर m2 ले लिए, इधर m1 इंटू m2 ले लिए, ठीक है। m1 का वैल्यू अगर 1 kg लेते हो तो m2 कितना हो जाएगा, 9 kg, ऐसे ब्रेक होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 9 होगा। इसको 2 ले लो तो इसको 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। इसका मतलब 9 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 तो 9 से ज्यादा है ना। मल्टीप्लीकेशन को हमको मैक्स करना है, इसको हमको मैक्स बनाना है ना। अगर इसको 3 करोगे तो इसको 7 लोगे तो 70 में 21 होगा, इसका मतलब 16 भी इनकरेक्ट है। 7 एंड 3 रेशियो में अपन डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसको अगर 4 लो तो इसको 6 ले लेंगे, 6 चौका 24 लो, ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अब इसको 5 ले लेते, इसको 5 ले लेते, ये 25, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। इसका बाद अगर आप क्या करोगे, मान लो बोलोगे कि इसको हम 6 ले लेते, इसको 4 ले लोगे, तो फिर यही वाला केस बन गया ना, ये वाला केस बन गया ना, 6 चौका 24 होगा ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट यहीं तक बनेगा। मतलब पॉसिबल केस यही है हमारा, और तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल में डिवाइड करना हुआ ना, 5 kg 5 kg इक्वल में डिवाइड करना पड़ा। मतलब कैपिटल M को आपको M1 में जो डिवाइड किए हो दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M बाई 2, एंड M2 जो होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू M बाई 2, आधा आधा। तो दोनों का रेशियो अगर आप देखोगे M1 इज टू M2 दैट विल बी इक्वल टू 1:1, 1:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इफ वी डिवाइड टू mass in equal parts, then force between them will be maximum। क्या बात समझ में आया? लिख लिया क्या आपने? पूरे लिख लिया? चलो ठीक है। एक और मेथड 2 आता है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड, उसे भी करके देख ले। मेथड 2 में हम लोग आते हैं। यार आप आसान मेथड से अप्रोच करना ज़्यादा आसान रहता है। ये याद रखो कि दो मासेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्योंकि नीट के बच्चे को थोड़ा सा मेमोरी बढ़ाना पड़ता है ना, आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना कम टाइम में, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, जी M1 M2 बाई R का स्क्वायर। अच्छा मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़े हो क्या? मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद है? थोड़ा बहुत याद है। थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उस समय मैं मैक्सिमा मिनिमा बेसिक मैथमेटिक्स वो डिटेल में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है नहीं, मेरा अदर लेक्चर भी है। ओके, खैर 11 बजे से ही लेक्चर है मेरा, बट थोड़ा मैंने डिले किया है।
आपका डेमो थोड़ा सा इसको करवा देते हैं, उसके बाद उसको कर लेते हैं। तो फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखोगे, जी एम कैपिटल एम माइनस एम बाई आर स्क्वायर, ये लिखोगे। तो ये आपका हो जाएगा जी एम कैपिटल एम माइनस एम का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। देखो फोर्स को अगर मैक्सिमम बनाना है, अगर इसको मैक्सिमम बनाना है तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या बोलता है, एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके जीरो, जो भी रूट आएगा फिर उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करो, उस रूट्स को पुट करो, अगर डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन जीरो फोर्स विल बी मिनिमम एट दैट पॉइंट, अगर लेस देन जीरो होगा तो फोर्स विल बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। ओके, बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे, फिलहाल आपको ऐसे ही बता रहे हैं, है ना। तो एक बार डिफरेंशिएट करो, एफ डैश जी आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, मतलब आपको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, डी एफ बाई एम, क्योंकि एम ही वेरिएबल है ना, एम को ही तो डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली करना होगा, यही वेरिएबल है, ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम माइनस 2m, ये होगा ना। अब सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करिए, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m, तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी m/2। हो गया, आ गया दोनों की वैल्यू। तो m की वैल्यू m/2 आ गया। m1 की वैल्यू क्या थी, m1 का वैल्यू हम लोग m लिए थे, तो ये हो गया m/2। m2 का वैल्यू लिए थे कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है, कैपिटल M माइनस m/2, दिस इज ऑल्सो m/2। आ गया सेम आंसर, दो लाइन में आंसर बन गया। क्लियर है, सेकेंड वाला मेथड क्लियर है। एक बार डिफरेंशिएट करके पुट करोगे तो जो भी वहां पे वैल्यू आएगी वही आंसर सॉल्यूशन आपको देगी। क्लियर है, चलिए आपको कोई डाउट्स है क्या आज के लेक्चर में? चलो ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? मजा आएगा, फिजिक्स मजेदार ही सब्जेक्ट होता है ना, अच्छे से पढ़ने की होती है थोड़ी, है ना, मन लगा के पढ़ोगे तो हर चीज में मजा आता है ना। आपको पीडीएफ चाहिए क्या आज की? हाँ भेज दीजिए। मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं ना। ओके, चलो बाय।